So, very good morning, everyone. Today is second class of teaching aptitude, and in today's class, we will try to discuss levels of teaching and the characteristics of the adult learner and adolescent learner. तो आज की क्लास में हम लोग जो आपके टीचिंग के लेवल्स हैं उनको पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक एडल्ट लर्नर का या फिर आपका एडोलसेंट लर्नर का, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर। तो जो आपका टीचिंग होता है उसके कितने लेवल्स होते हैं? तो आपके टीचिंग के जो लेवल्स होते हैं वो 3 लेवल्स होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपका जो टीचिंग है उसको आप 3 लेवल पे करते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए, जब आप स्कूल में जाते होगे पहले, नर्सरी में, प्राइमरी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वहां पे आप लोगों को क्या करके पढ़ाया जाता होगा? याद करके पढ़वाया जाता होगा। टू वन जा टू, ठीक है, ए बी सी डी, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें आपकी चलती रहती थी। जैसे ही आप एट्थ से अबव आते थे, एट्थ वीक, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ के ऊपर वाली क्लास में आते थे, तो आप लोगों के जो सब्जेक्ट स्टार्ट होते थे, साइंस, फिजिक्स, ये सब चीजें आपकी स्टार्ट होती थी। वहां पे आप लोग थोड़ा बहुत चीजों क्या करते थे, समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे कैसे चीजें हो रही है। ओके। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप कॉलेज में आने लग जाते हो तो वहां पे जो चीजें आपने पढ़ी है उनको अप्लाई करते थे। ठीक है। तो ये 3 लेवल की आपकी टीचिंग होती है आपके लाइफ के अंदर, तो उसी को हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे बेसिकली। तो चलिए आइए, सबसे जो बेसिक लेवल का आपका टीचिंग रहता है, जैसे कि अगर मैं ये पिरामिड बना हुआ है आपका, तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल? तो जो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है वो मेमोरी लेवल है। इसके अंदर आप बहुत कम सोचते हो या सोचते नहीं हो। आपको टीचर सिखा रहा है टू वन जा टू, तो इसके अंदर आप क्या सोचोगे? ठीक है। आपको सिखाया जा रहा है ए बी सी डी, तो क्या सोचोगे? और उस एज में आप कुछ सोचने के एबल भी नहीं रहते। फिर नेक्स्ट होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पे आप लोग थॉटफुल होते हो, आप सोचते हो चीजों को, ये कैसे हुआ सर, रीजन बताओ। मैथ्स वाले सर को आप परेशान करके रख देते हो। फिर आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे। रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे ज्यादा थॉटफुल होते हैं इसके अंदर। जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे जो पीएचडी होल्डर्स हो गए, तो वो जो चीज सीखते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, नई चीज बनाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा थॉटफुल आपका होता है। तो ये 3 टीचिंग होती है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आइए, सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब कि एमएलटी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। मेमोरी और लेवल ऑफ टीचिंग जो है आपका बेसिक एज में आपको सिखाया जाता है, स्टार्टिंग पीरियड में आपको सिखाया जाता है, इनिशियल स्टेज में आप लोगों को सिखाया जाता है। ये क्या है? थॉटलेस है। इसके अंदर आप कुछ सोचते नहीं हो जब आपको पढ़ाया जाता है। मान लो क्लास के अंदर विवेक है, विवेक को जब स्कूल में गया होगा तो विवेक को क्या पढ़ाया होगा? टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। तो ये पढ़ाया होगा, तो इसके अंदर कुछ सोचा नहीं होगा उसने। ठीक है, क्योंकि इनिशियल लेवल का आपका लर्निंग रहता है, तो ये थॉटलेस रहता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द लर्निंग, विच ऑफ द लेवल ऑफ लर्निंग और टीचिंग इज अ थॉटलेस, तो दैट इज अ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। फिर उसके अंदर आपको रोट लर्निंग पे इंफेसाइज किया जाता है। रोट लर्निंग आपको सिखाया जाता है, फैक्ट्स को याद करवाया जाता है, रटवाया जाता है, इंफॉर्मेशन को आप लोगों को रटवाया जाता है। और जो आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ना, एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है, सीक्वेंस में कैसे होती है? जैसे आपको सबसे पहले सिखाएंगे टेबल, वन टू थ्री फोर, सॉरी काउंटिंग सिखाएंगे। फिर आपको टेबल सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद एडिशन सिखाया जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर आपने एक भी लेवल स्किप कर दिया तो फर्दर नेक्स्ट की चीज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप काउंटिंग ना सिखाओ, टेबल सिखाने पे आ जाओ तो नहीं सीख पाएगा वो। उसको क्या कहते हैं, आप टेबल ना सिखाओ या फिर आप जो नंबर्स ना सिखाओ तो वो एडिशन नहीं सीख पाएगा। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस तरीके में चलता है। ठीक है, अगर आपने स्किप कर दिया तो अच्छे से जो लर्नर है वो सीख नहीं पाएगा। और यहाँ पे टीचर डिक्टेटर होता है, मतलब टीचर के हाथ में सारा का सारा रोल रहता है, वो जैसे चाहे वैसे स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। ठीक है, तो टीचर डिक्टेटर आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एमएलटी के अंदर रहता है, आप लोग ये ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद जो यहाँ पे टीचर आपके रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं, मतलब टीचर ही आपको पढ़ाएगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। स्टूडेंट क्या करेगा? पैसिव रहेगा, पैसिव लर्नर रहेगा। यहाँ पे बस सुनेगा चीजों को, कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा टीचर के साथ। टीचर ने जो बोल दिया उसकी बात को वो मान लेगा। ओके, तो टीचर यहाँ पे एक्टिव और स्टूडेंट जो है आपका पैसिव, और टीचर स्टूडेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। टीचर ने जो बोला वो मानना पड़ेगा आप लोगों को। फिर इसके अंदर जो आपका असेसमेंट है
वो आपका ओरली हो सकता है, रिटन फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसे टाइप में हो सकता है। तो जब आप स्टार्टिंग में जब बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाते होगे, नर्सरी में, प्राइमरी प्राइमरी सेक्शन में, फर्स्ट सेकंड में, तो वहां पे आप कैसे असेसमेंट करते हो? चल बेटे खड़े हो जा, टेबल सुना दे, 2 का, 4 का, 8 का। अच्छा, मुझे प्रॉपर सीक्वेंस बता दो इस चीज का। तो आप ओरली असेसमेंट करते हो, रिटन तरीके से आप असेसमेंट करते हो, और ऐसे टाइप में भी आप असेसमेंट करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को दे देगा कि असेसमेंट डन इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो आपको ओरल दे देगा, ठीक है, रिटर्न दे देगा, थर्ड आपको ऐसे दे देगा, और फोर्थ दे देगा आपको ऑल ऑफ दी अबव। और आप क्या लगा के आ जाओगे? आप लोग लगा के आ जाओगे रिटर्न। व्हाई? बिकॉज आपको लगता है कि भाई ओरली असेसमेंट होगा ही नहीं, ऐसे असेसमेंट होगा ही नहीं, रिटर्न होगा, तो आप लोग रिटर्न लगा के आ जाओगे। बट इसका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो है, वो आपका ओरली भी होता है, रिटर्न भी होता है, और ऐसे तरीके से भी आपका असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी, जो गलतियां हैं वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, जो आप लोग करते रहो। तो ये था फर्स्ट लेवल का टीचिंग, मतलब कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखोगे, कौन कौन सी? रोट लर्निंग, और दूसरा ओरली, रिटर्न, और ऐसे टाइप में असेसमेंट होता है। ठीक है, और इसको जो दिया था वो हर्बर्ट ने दिया था। हर्बर्ट ने एमएलटी दिया था, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया था। अब याद कैसे रखोगे? तो आप एचएम से याद कर सकते हो। हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया था, मतलब हेडमास्टर ने आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, हर्बर्ट। चलिए, आइए सेकंड। सेकंड कौन सा है आपका? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर यहाँ पे आप चीजों को थोड़ा समझना स्टार्ट कर देते हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आपके सेकंड स्टेज में हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आपका एमएलटी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड में यूएलटी, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आप क्या करते हो? चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हो, समझना स्टार्ट कर देते हो। और समझना कैसे स्टार्ट करते हो? अपने वर्ड्स में, कि जैसे मैंने जो भी चीज आपको पढ़ाया आज की क्लास में, तो उसको इंटरप्रेट करके आप अपने तरीके से, जैसे आप लोग अच्छे समझ सकते हो, तो उसको समझने की कोशिश करोगे, इंटरप्रेट करोगे उसको। फिर उसको क्लासीफाई करोगे अपने तरीके से, कि इसको चलो ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर ये सारी चीजें आ गई, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर ये चीजें आती हैं, और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर ये चीजें आती है। तो क्लासीफाई करोगे आप उसको अपने तरीके से, उसके अंदर अपने कुछ एग्जाम्पल्स ऐड ऑन करोगे, आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे, या जो चीजें आप लोगों ने देखी होगी, तो उसके अंदर आप इंटरप्रिटेशन करोगे, क्लासीफाई करोगे, उसको समराइज करोगे, और अपना जो एक वर्बल रिटर्न ग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है बनाने की कोशिश करोगे। मतलब कि आप अपने तरीके से, जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो जैसे मैंने जिस तरीके से आज आप लोगों को पढ़ाया, अगर मैं आपको दोबारा पूछूंगा, तो आप उस तरीके से नहीं पढ़ाओगे, उस चीजों को नहीं बताओगे। उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है, आप अपना एक्सपीरियंस, या आपके पास जो उसका लिटरेचर होगा, उसको एड ऑन करके कुछ ग्राफिकल इंफॉर्मेशन लेके बताओगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जो टीचर ने पढ़ाया, उसको आप लोग अपने तरीके से इन द शॉर्ट मैनर समझने की कोशिश करते हो, क्लासिफाई करते हो, उसके अंदर अपने मीनिंग्स निकालते हो। तो ये चीज है आपका। इसके अंदर ना हाईएस्ट अटेनिंग स्किल, मतलब कि जो भी आपका स्किल सीखते हो इसके अंदर, वो आपका सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। इसके अंदर जो भी आप स्किल सीखते हो, ये हाईएस्ट लेवल पे होता है। देखो, एक हो गया आपका एमएलटी, मुझे ये बताओ, ये यूएलटी, और ये हो गया आपका आरएलटी। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर क्या आप स्किल सीखते हो? स्किल सीखते हो आप मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर? बोलो बेटा, स्किल सीखते हो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर स्किल सीखते हो आप लोग? सभी बच्चे आंसर देंगे? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्किल्स नहीं सीखते मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर। जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, इसके अंदर आप स्किल्स को सीखना स्टार्ट करते हो। और सीखते कहाँ तक हो? अपने हाईएस्ट लेवल तक सीखते हो इसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। और जो आपका लास्ट वाला है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पे जो भी आपने स्किल सीखा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आता है।
ठीक है, यहाँ पे आपने जो स्किल सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करोगे। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आप जो स्किल सीखते हो और कहाँ तक सीखते हो, हाईएस्ट लेवल पे सीखते हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल सीखते हो। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आया अटेनिंग हाईएस्ट स्किल एट विच लेवल ऑफ टीचिंग, तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। कई बच्चे इसको आरएलटी लगा के आ जाते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो ये चीज है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये था आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर कि जो लर्नर है वो अपने तरीके से चीजों को समझना स्टार्ट करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट करता है। देखिए, अब इसके कुछ मेथड्स हैं आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग के, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कि भाई इसके अंदर जो पढ़ाया जाता है वो लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया जाता है। डिस्कशन होता है, जैसे हम लोग की क्लास जो होती है उसके अंदर कैसे प्रॉपरली आप लोग डिस्कस करते हो कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ है, ये बताइए हमें। तो यहाँ क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसलिए आप लोग चीजों को समझ रहे हो और डिस्कशन कर रहे हो। ओके। और एक चीज और है, जो बच्चा जितना ज्यादा डाउट पूछता है ना, जितना ज्यादा डिस्कशन करता है, आई एम टेलिंग यू, उसको उतना ज्यादा समझ आता है। तो आप लोग क्लासेस के अंदर चाहे कहीं भी पढ़ो, तो वहां पे चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करो। ठीक है, और जब डिस्कस करोगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल डेफिनेटली आपका बढ़ता जाएगा। तो डिस्कशन मेथड जो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर यूज होता है। और इसके अंदर ना जो एक लर्नर होता है वो आपका इंडक्टिव, सॉरी टीचर जो होता है एक इंडक्टिव और आपका डिडक्टिव अप्रोच यूज करता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच मतलब क्या हो गया, देखो, इंडक्टिव मतलब एडिशन, आप क्या करते हो, एड ऑन करते हो। डिडक्टिव मतलब रिड्यूस या डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन मतलब कम करना। अब कैसे क्या होता है इसके अंदर, मान लो जब आप क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मैथ्स में आपको टीचर ने बोला a+b का होल स्क्वायर, आप लोग क्या बोलते थे, a² + b² + 2ab। ये क्या है, ये एक है छोटी सी चीज, मतलब कि ये शॉर्ट है। और ये क्या है, ये लार्ज है। आपने क्या किया, एक छोटी सी चीज को इतने बड़े में एक्सप्लेन किया है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चीजों को क्या किया है, ऐड किया है या रिड्यूस किया है, डिडक्ट किया है। इसके अंदर आपने यहां तक लाने के लिए चीजों में क्या किया, ऐड किया है या डिडक्ट किया है, बताओ चैट बॉक्स में। क्या किया है आपने, a+b का जो होल स्क्वायर था उसको इतना बड़ा बनाने के लिए आपने क्या किया, इसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐड ऑन किया, मतलब कि एक छोटे से चीज से, एक छोटे से चीज से जब आप बड़े चीज पे आ रहे हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव अप्रोच। हाँ, ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो एक कोई छोटा सा आपके पास प्रॉब्लम है, जैसे आप रिसर्च करते हो तो उसके अंदर आपको क्या होता है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो आप लोग कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ओबीस फीमेल। तो आपके पास ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो भाई, आपने ओबीस फीमेल को कैटेगराइज किया, उनका एज पर्टिकुलरली डिफाइन किया कि इनके ऊपर करोगे, ये सारे फैक्टर्स देके आपने सारी चीजें की। एक छोटे से टॉपिक को आप लोग इतना बड़ा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कौन सा डिडक्ट आपने अप्रोच यूज किया, आपने इंडक्टिव अप्रोच यूज किया। ठीक है, और डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है कि कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, उसको आप लोग क्या करते हो, छोटे में सॉल्व करते हो। जैसे आप लोग के मैथ्स के कई क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया आपका x² + y² +2xy -3z + 4y, और आपको बोलेंगे =2x y। ठीक है, अब आपको बोलेगा इसको सॉल्व करके बताओ, तो आप इसको सॉल्व करते रहोगे, ये ऐसे वैसे वैसे, तो इतने 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 यूज करते रहे, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2xy, फिर लिख दोगे आप हैंस प्रूव। ठीक है, तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व करते 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 इतना सा बना रहे हो, तो ये कौन सा अप्रोच हो गया आपका, डिडक्टिव अप्रोच हो गया। ठीक है, तो आप चीजों को छोटा कर रहे हो, तो ये हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों अप्रोच से
सिखाया जाता है, दोनों अप्रोच से आप लोगों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। इंडक्टिव और डिडक्टिव का मतलब सभी को, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिडक्टिव मतलब डिडक्शन मतलब कम, यहाँ पे जो एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे तरीके से लिखते हो आप लोग, और इंडक्टिव मतलब छोटा सा प्रॉब्लम है उसको बड़े में लिखना, जैसे रिसर्चेस वगैरह आप लोग करते हो। कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर? चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पलिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब एग्जाम्पलिफिकेशन में क्या हो गया, जैसे मैं आप लोग क्लास के अंदर कोई ना कोई एग्जाम्पल देता रहता हूँ, आप लोग को एग्जाम्पल ले लेता हूँ कभी, तो आप लोग को अच्छे से समझ आता है वो, ठीक है। और तो जब भी आप बच्चों को सिखाओ तो कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके सिखाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पलिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन जो है आपका वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो ये चीज है आपका यूएलटी के अंदर मेथड्स, जब आप टीचिंग करवाओगे तो। फिर है कुछ सजेशन है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, कौन कौन सा है कि देयर शुड बी इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन, मतलब क्लासरूम के अंदर एक इफेक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट और बच्चों के बीच में, ठीक है। मतलब कि जो स्टूडेंट है उनके जो जो भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना है, वहां पे उनके ऊपर इंटरेक्शन करना है आपने उनसे, ठीक है। जिस तरीके से उनको समझ आ सकता है, ज्यादा एग्जांपल्स यूज करके या ग्राफ पिक्चर्स, जो चीज यूज करके उनको समझ आया, तो वो सारी चीज यूज करके करके आपने उनको सिखाना है। तो इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन होना चाहिए आपका क्लास के अंदर। आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ये नहीं कि आज आप कुछ पढ़ा रहे हो कल कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज तरीके में होना चाहिए, सिस्टम तरीके से होना चाहिए, तभी बच्चों को अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो ये हो गया। और जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका कंटेंट है, जो आप पढ़ाओगे, वो मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो है ऐसे कुछ हार्ड वर्ड्स ले आऊं जो आप लोग को समझना है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो मीनिंगफुल हो, जिसको आप इजी समझ जाओ, तो वो वर्ड्स लाके मैं आप लोग को समझाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग और यूज ऑफ टीचिंग एड्स और प्रॉपर क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर देखो, एक प्रॉपर टीचिंग एड आप यूज करोगे, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं ये पेन टैब यूज कर रहा हूँ जिससे मैं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको प्रॉपर पीपीटी पे और पढ़ाता तो आपको और अच्छे से समझ आता। इसके अंदर अगर मैं पिक्चर्स और यूज कर लेता तो आपको अच्छे से और समझ आता। और अगर मैं इसके अंदर देखो, जैसे मैंने अभी वीडियो ऑन कर ली, ठीक है, और अगर पहले ही वीडियो ऑन कर लेता तो आपको और अच्छे से समझ आता। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। और प्रॉपर क्लासरूम इन्वायरमेंट आपका होना चाहिए, तो ये चीज है। चलिए, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी यूएलटी के अंदर, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर ही, जिसको हम लोग समझेंगे अभी यहाँ पे। देखो एक यस, तो वेयर वी वर, हम लोग थे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो देखो, क्या बताया था मैंने आपको, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? हैरबर्ट ने, एचएम। दूसरा चीज, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है? मॉरिसन ने। किसने दिया है? मॉरिसन ने। तो आप इसको कोई निमोनिक बना लेना, एमयू से या यूएम से, आप निमोनिक बना के इसको याद कर लेना। तो ये जो है मॉरिसन ने दिया था आपका। और इस स्टेज में चिल्ड्रन बिगिन टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स। पहले क्या थे, पहले फैक्ट्स को आप लोग रटते थे, ठीक है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में फैक्ट्स को रटते थे, यहाँ पे आप फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हो, चीजों को समझना स्टार्ट करते हो। और इस एज में आपका जो रीजनिंग बिहेवियर है वो इंप्रूव होता है। रीजनिंग बिहेवियर कैसे, जैसे कि आप लोग कई रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, भले आपने कभी पढ़ा ना हो, लेकिन जैसे आप एज में ग्रो करोगे तो आप लोग समझने लग जाते हो, ठीक है, कि हाँ रिलेशन लगाना स्टार्ट कर देते हो। तो आपका जो रीजनिंग बिहेवियर है इस स्टेज के अंदर, इस एज के अंदर वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है आपका इवेल्युएशन, जो यहाँ पे होता है ना, वो आपका ऐसे मेथड से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होता है, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे जब क्वेश्चन बनता है, जब 11th 12th 9th 10th के कोई बच्चों का क्वेश्चन बनता है, तो उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव प्लस आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। तो ये चीज है आपका। तो समझ आया, दोनों चीज को आप लोग कैटेगराइज कर पाओगे, यूएलटी को और एमएलटी को। अच्छा चलो, मुझे बताओ आप लोग एमएलटी के अंदर कौन कौन से तरीके से आप लोग इवेल्युएशन कर सकते हो? चलो भाई,
कौन कौन से तरीके से आप लोग कौन कौन से तरीके से यूएलटी के अंदर इवेल्युएशन कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आप कौन कौन से तरीके से इवेल्युएशन कर सकते हो, बोलो। ओरल, रिटर्न, और मैं बोल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को लगा के दिखाओ, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आपको ओरल टेस्ट लिया मैंने कभी? रिटर्न तरीके से, हाँ, ऑब्जेक्टिव तरीके से। असर्शन रीजन भी इसी के अंदर आया, करेक्ट। ठीक है, चाहे मैच द फॉलोइंग, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है आपके सारे इसी में आएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। ठीक है, तो ये चीज है आपका इसके अंदर। एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपके इसके अंदर आएंगे। यस, चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, करेक्ट अंक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है आपका वो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में तो ये आ गया, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में कैसे कैसे असेसमेंट कर सकते हो आप, इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो? चलो वैसे भी ट्राई करो। यस, करेक्ट 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 करेक्ट, उसके अंदर ओरल, रिटर्न, ऐसे इस टाइप से आप इवैल्यूएशन कर सकते हो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा एक चीज और बता दो मुझे, हाईएस्ट स्किल अटेनमेंट कहाँ पे होता है आपका? हाईएस्ट ऐसे हाईएस्ट स्किल अटेन कहाँ पे करते हो, कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में करते हो आप? मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल? यस, ठीक है, तो वो आप करते हो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर। चलिए गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड वन, दैट इज अ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, या टेरेशरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं इसको। ठीक है, इसको टेरेशरी लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, मतलब कि तीसरे नंबर पे है ना, इसलिए इसको टेरेशरी कहते हैं। प्राइमरी, जो सॉरी प्राइमरी नहीं, जो फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग दैट इज एमएलटी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग यूएलटी, और थर्ड जो हो गया टेरिशरी, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आरआरटी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसको टेरिशरी भी कहते हैं। चलिए, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर क्या होता है कि आपका थिंकिंग लेवल of teaching helps in the student develop creative abilities while providing opportunity to develop intellectual ability। देखो इसके अंदर होता क्या है जनरली, कि जैसे आपने जो भी चीज सीखी है अभी तक, यहाँ पे उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो आईआईटी से पढ़ के गया, ठीक है, और आप लोगों ने देखा कि भाई इसने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया, डिवाइस बना दिया जो हवा में उड़ रहा है, कोई चीज नहीं होती। वो क्या कर रहा है, जो उसने चीजें सीखी है वहां पे उस चीज को यूज कर रहा है, क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं उसके अंदर, और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो है आपका वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आता है। जैसे आप लोग यहाँ पे, अगर मैं फिजिकल एजुकेशन का पर्टिकुलरली बात करूं, तो यहाँ पे आप लोग जब पीएचडी करते हो, तो जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मान लो एक इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन मेनोपॉज वुमेन, मतलब कि इफेक्ट ऑफ डाइट आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, वुमेन्स को एट द एज ऑफ 45 के बाद उनको मेनोपॉज होता है, जब उनका ब्लीडिंग होता है। तो आपने क्या देखा, क्या आप थ्योरी निकाल रहे हो यहाँ पे, कि डाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेनोपॉज के बाद, उसके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोग रिसर्च करते हो। तो क्या क्या आपने जो जो चीज सीखी, आपने पहले चीज सीखा कि डाइट कैसे होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सारी चीजें आप लोगों ने सीखी, सारे टर्म सीखे। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो क्रिएटिव एबिलिटीज हैं आपकी, वो डेवलप हुई यहाँ पे, और फिर वहां पे आप नई चीजों को डिस्कवर कर रहे हो। ठीक है, तो थिंकिंग लेवल आपका यहाँ पे यूज होता है, थिंकिंग लेवल ऑफ टीचिंग।
हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप क्रिएटिव एबिलिटीज, आपका क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप होता है व्हाइल प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, तो आपका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर भी यहाँ पे डेवलप होता है। ये है, दिस इंक्लूड्स एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। तो एनालिसिस क्या हो गया कि जैसे मान लो आप लोगों ने एक टॉपिक लिया, ठीक है, जैसे कि यही मान लो एग्जांपल के लिए इफेक्ट ऑफ डाइट आफ्टर मेनोपॉज, की डाइट का मेनोपॉज के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है एक वुमेन के लाइफ में। तो आप लोगों ने कोई एक चीज यहाँ पे डाइट दी, डाइट कौन सी, मान लो डाइट का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इफेक्ट ऑफ हाई कार्ब डाइट ऑन वुमेन आफ्टर मेनोपॉज, इन वुमेन आफ्टर मेनोपॉज। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आपने निकाला, ठीक है, तो आप लोगों को क्या देखने को मिला कि भाई कार्ब, हाई कार्ब दे रहे हैं वुमेन को मेनोपॉज के बाद, तो इनके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आया कि हम तो पॉजिटिव फीडबैक निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव आया। उनके बॉडी के अंदर जो है वो फैटी लिवर हो गया उनको। तो आपको क्या मिला, एक कंक्लूजन तो मिल गया कि भाई इसको ये डाइट देने के बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कई वुमेन्स के अंदर। ओके, तो अब क्या करोगे, आप लोग ने जो कार्ब्स का परसेंटेज सेट किया था, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 60% कार्ब का रेशियो आपने सेट किया था, तो ये एनालाइज कर लिया आपने, एनालाइज कर लिया। अब क्या करोगे, सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपने एनालाइज किया है उसके अंदर जो कमी है उसको इंप्रूव करते हो आप लोग। तो आप क्या करोगे, आपको कमी पता चल गया कि हाई कार्ब नहीं भाई, ऑप्टिमम कार्ब रखना है, उसके साथ साथ प्रोटीन ऑप्टिमम रखना है, फैट भी ऑप्टिमम रखना है, तभी जो है उसको समझ आएगा। तो जो आपने चीज एनालाइज करने के बाद उसके अंदर एड ऑन किया उसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं, और लास्ट में फिर इवेल्युएशन आपका आता है। तो यही प्रोसेस आपका चलता रहता है, ठीक है। ये चीज है इसके अंदर, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अपने आप यूज करते हो। सॉरी, फिर देखो हमने क्या देखा था, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एमएच, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मॉरिसन, ठीक है। हाँ, और ये आपका है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आरएलटी, तो एच, ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि तीनों लेवल ऑफ टीचिंग किस किसने दिए थे। चलिए, तो जो द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग गोज टू हंट, हंट ने दिया भाई रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और एमएलटी और यूएलटी दोनों इंक्लूड है इसके अंदर। मतलब कि आपका जब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगा तो कैसे आप लोगों का क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप होगा, ठीक है। तो जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा तभी तो आप कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हो, कोई नई चीज बना सकते हो। तो इसके अंदर आपकी दोनों चीज आती हैं, एमएलटी तो अपने आप में है ही, और यूएलटी भी इसके अंदर आता है आपका मेमोरी लेवल, सॉरी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और क्या कहते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये दोनों आता है। तो मेमोरी लेवल जो आपने बचपन में जो चीजें सीखी हैं उसका भी यूज होगा, और जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो वो भी आपका यहाँ पे यूज होगा। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर ये दोनों चीज आपकी आती है, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग दोनों लेवल, और एमएलटी अपने आप में तो है ही। यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज करते हो कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हो। तो मैंने क्या बताया था, प्रॉब्लम क्या था, करंट प्रॉब्लम क्या था, जैसे कि इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन मेनोपॉज, इफेक्ट ऑफ डाइट आफ्टर मेनोपॉज। तो ये क्या था, आपका प्रॉब्लम था। अब इसको सॉल्व किस में कर सकते हो आप अंडरस्टैंडिंग में कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपका क्रिएटिव एबिलिटीज उतना डेवलप नहीं हुआ है। क्रिएटिव एबिलिटीज आपका यहाँ पे डेवलप हो रहा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आप यूज कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को, बट वो क्रिएटिव एबिलिटीज आपका यहाँ पे डेवलप हो रहा है। यहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे कोई आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे। यहाँ पे जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है। जो आपके टॉपिक की प्रॉब्लम है, जो आपके सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व करते हो, एमसीक्यू वगैरह सॉल्व नहीं करते आप। इसके बाद स्टूडेंट सेंटर है, ये स्टूडेंट इन द लीड रोल, और यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट लीड रोल में रहता है, टीचर पैसिव, टीचर का कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना है, वो बस एक एज अ
गाइड करता है, आपको बता सकता है, ठीक है, कि आप ये कर, आपको ये करना है, ऐसा कर सकते हो, ये हिंट दे सकता है आपको। बट स्टूडेंट जो है वो सेंटर रहता है, सारी चीजें स्टूडेंट खुद करता है, वो लीड रोल में रहता है, हीरो जो है आपका स्टूडेंट खुद है। और यहाँ पे आपका रीजनिंग बहुत ज्यादा होता है, रीजनिंग लेवल, लॉजिकल एबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा डेवलप होती है, इमेजिनेशन आप लोग यहाँ पे देखते हो। जैसे कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने मूवीज के अंदर, जो साइंटिस्ट रहते हैं वो कभी यहाँ बैठे हुए हैं, सो रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके, और अचानक से उठ जाते हैं, वो इनके दिमाग के अंदर एक नई चीज आ गई, ठीक है, तो उनके माइंड के अंदर वो चीजें चलती रहती हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आता है। ये तीनों लेवल ऑफ टीचिंग आप लोगों को समझ आ गया? तीनों लेवल ऑफ टीचिंग समझ आ गया? देखो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, MLT, ULT और आपका जो है वो RLT। तो ये तीन चीज है, करेक्ट, ठीक है। MLT आप बचपन के टाइम पे करते हो, ठीक है, जब आप इसके अंदर रोट लर्निंग करते हो, इसके अंदर आप अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत करते हो, और यहाँ पे आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप होती है, ठीक है। ये MLT जो है आपका वो हैरिसन हेrbर्ट ने दिया था, सॉरी हेrbर्ट ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग आपका मॉरिसन ने दिया था। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया बताओ? हंट ने दिया है, सॉरी, हंट ने दिया है सर। हंट ने दिया, ठीक है। तो हंट ने दिया है ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये चीज है, बस ये थोड़ा बहुत चीज आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे जो है आपका ओरली, रिटर्न, ऐसे, ये तीनों चीजें होती हैं। और यहाँ पे आपका ULT में ओरली नहीं होता, यहाँ पे आपका रिटर्न, मतलब कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहाँ पे दोनों आपके होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। समझ आएगा? तीनों में कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना आप लोग समझ गए, ठीक है। तो ये तीन लेवल ऑफ टीचिंग था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर और एडोलसेंट लर्नर। मतलब कि एक किशोर अवस्था वाला व्यक्ति और एक जो एडल्ट। अच्छा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है क्या? ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करके फिर आएंगे उसके ऊपर। ओके, देखो आपकी टीचिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इजी हैं, इसको तो आप वैसे ही पढ़ोगे तो आप लोग समझ जाओगे। चलो बट हम थोड़ा जल्दी इसको एक्सप्लेन करके हम लोग वो पढ़ेंगे कि आपके एडोलसेंट लर्नर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका जो है एडल्ट लर्नर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्या है, टीचिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? नॉर्मली चीज है आपका प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो टीचर के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट को डिलीवर करता है, एक्सचेंज करता है। और टीचिंग जो है आपका एक बिजनेस भी है और प्रोफेशनल एक्टिविटी है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई टीचिंग जो है वो बिजनेस नहीं है, प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं है। तो टीचिंग इज अ बिजनेस, ठीक है, इसको एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं कई लोग, मोस्टली लोग इसको यूज कर रहे हैं। और ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है आपका। और इसके अंदर एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है आपका स्टूडेंट और टीचर के बीच में, ठीक है, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है आपका टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और टीचिंग जो है आपका आर्ट और साइंस दोनों है। तो अगर आपके क्वेश्चन बनते गए बात, टीचिंग इज अ, एक में आर्ट एक में साइंस, तीसरे में मिलेगा बोथ ए एंड बी, और चौथे मिलेगा नन ऑफ दी अबव। तो आप लोग थर्ड मार्क करके आओगे। द टीचिंग शुड बी सजेस्टिव। तो जो आपका टीचिंग है वो सजेस्टिव होना चाहिए, मतलब कि इसके अंदर आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, कोई चीज आप रिड्यूस कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो अगर कोई कमी है तो, ठीक है। तो हमेशा सजेस्टिव होना चाहिए आपका जो टीचिंग है। टीचिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटी कैसे है? जैसे मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। एग्जाम्पल देते देते वैसे मैं फ्लो फ्लो में जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कुछ ना बोल दूं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कुछ ना बोल दूं, किसी पर्टिकुलर कास्ट को कुछ ना बोल दूं, ठीक है, जिससे कि उनके जो सोशल इमेज है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़े। अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं तो मेरा स्पेशलाइजेशन है हेल्थ एजुकेशन, और मैं हेल्थ एजुकेशन पढ़ाता एक बार क्लास के अंदर। तो एक स्टूडेंट थी पाकिस्तान की,
तो मैं उस टाइम पे एग्जॉटिक डिजीज पढ़ा रहा था। तो एग्जॉटिक डिजीज में क्या होता है कि एक तरीके से बायोलॉजिकल वेपन की तरीके से आप डिजीज को यूज करते हो कि जो किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलती, बट वो एक दूसरी कंट्री उसके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करवा देती है, तो उसको एग्जॉटिक डिजीज कहते हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लो हमारा पाकिस्तान से लड़ाई हो गया और हमने एक ऐसी बीमारी बनाई और उसको रॉकेट के अंदर डाला और उसको फिर लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान में गिरा, वो पाकिस्तान के सब लोग वहां पे खत्म, ये वो ऐसा करके उसको बोला था। तो वो पाकिस्तान की लड़की थी, कह रही सर सर सर। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो कह रही नहीं नहीं, किसी पर्सन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा ऐसा करके। मैंने कहा अच्छा। फिर वो लास्ट में कह रही कि सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आई एम सॉरी, चलो ठीक है। तो ये है, तो हमें क्या आता है कि एक सोशल कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटी है जिसका आप लोग ध्यान रखोगे। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, कास्ट को आप लोग, आपके मुंह से गलती से भी नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो इशू बन जाता है। ठीक है, तो कई बार कई लोग इश्यू बना देते हैं, कई टीचर्स जब बोल देते हैं तो। और टीचिंग जो है आपका एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टम तरीके से होना चाहिए। ठीक है। और टीचिंग जो है वो आपका टीचर का हार्ड वर्क वो दिखता ही है आपकी टीचिंग के अंदर। और एक गुड टीचिंग जो है वो एक इंस्पायरिंग होनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए स्टूडेंट जो है आपका। अगर आप अच्छे से टीच करोगे तो इंस्पिरेशन होना चाहिए आप लोगों से। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल होना चाहिए और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल होना चाहिए। देखो, डायग्नोस्टिक रेमेडियल क्या होता है कि जैसे मान लो आप लोगों ने मुझे बताया कि सर मुझे ना एक्सरसाइज फिजियोलॉजी समझ नहीं आ रहा, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने आप लोगों की बात सुनी, मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा, छोटे ट्रिक्स लेके आऊंगा, कोई नई चीज लेके आऊंगा जिससे आप लोगों को समझ आए। मतलब कि मैंने कर दिया, डायग्नोज कर दिया, मतलब कि डायग्नोज का मैंने आपका पता लगाया कि आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी समझ नहीं आ रहा। अब डायग्नोज का जब पता लगा मुझे, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, वही डायग्राम्स वगैरह या छोटे ट्रिक्स वगैरह ये सब करके मैं आपकी जो प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी वाली वो सॉल्व कर दूंगा। तो टीचिंग जो है वो आपका डायग्नोस्टिक और रिमीडियल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो तो सबसे पहले वो बीमारी का पता लगाता है, बीमारी है क्या। तो वैसे ही टीचर को सबसे पहले क्या पता लगाना चाहिए कि भाई इनकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको कौन से टॉपिक समझ नहीं आ रहे, मुझे बताओ। ठीक है, तो आप लोग बता रहे थे कल की ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया ये अप्रोच रखो, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ उस टाइम पे। तो टीचिंग आपका डायग्नोस्टिक और रेमेडियल होना चाहिए। चलिए, प्रॉब्लम्स क्या क्या है टीचिंग के अंदर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, घर से लड़ाई करके नहीं जाएगा कोई पढ़ाने के लिए, और कोई पढ़ाने के लिए जो है वो लड़के नहीं आएगा घर पे से। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टीचिंग मेथड। तो अगर आप किसी को इंडिविजुअल पढ़ाते हो, ठीक है, और एक तरफ आपका बहुत बड़ा ग्रुप है, तो डेफिनेटली जो आप इंडिविजुअली पढ़ा रहे हो जिनको, उसको थोड़ा अच्छे समझ आएगा एज कम्पेयर टू ग्रुप में। क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होंगे, वहाँ पे इन्वायरमेंट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, बच्चे थोड़े शोर करेंगे। ठीक है, और टीचर जो है वो हर एक के क्वेश्चंस डाउट नहीं ले सकता। तो ये सब चीजें हैं। तो ग्रुप टीचिंग और इंडिविजुअल टीचिंग के ये डिफरेंसेस हैं आपके, एक प्रॉब्लम है आपका। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ टीचिंग एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको लेके नहीं जाओगे। ऐसा नहीं है कि घर पे आपकी लड़ाई हुई और स्कूल में जाने के बाद जो पहला बच्चा मिला, चल बेटा इधर आ, उसने जैसे सर बोला गुड मॉर्निंग सर, अब उसको बुलाया ले बेटा थैड। ठीक है, तो ये नहीं करना आपने। अच्छा, आप लोगों के साथ कभी हुआ ऐसा कि आप लोगों ने ऐसा किया हो, घर पे आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, स्कूल गए हो आप लोग पढ़ाने के लिए और आपने वो सारा का सारा गुस्सा बच्चों पे उतार दिया? या फिर स्कूल में जब आप लोग पढ़े होगे तो जो आपका टीचर है वो आप लोगों से मिला और उसने अपने सारा का सारा गुस्सा निकाल दिया आपके ऊपर? तो ऐसा कुछ हुआ है कि बिन फालतू में पिट गया आज तो मैं, या कि फिर अच्छा ठीक है गुड, ओके। तो ये चीज है आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका, कोरिलेशन प्रॉब्लम। तो जैसे जो आपके टीचर्स हैं साथ के, जो आपके साथ के को वर्कर्स हैं, तो उनके बीच में, हाँ हाँ होता है बिल्कुल, तो उनके साथ में आपका जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे एक टीचर ये हो गया, दूसरा टीचर ये हो गया। ठीक है, ये दोनों सर हैं। ठीक है, ये है रमेश सर और ये है सुरेश सर, और ये एक मैडम है साइंस वाली, वो आई है अभी अभी, अच्छी सी मैडम है। अब रमेश सर सुरेश सर दोनों लग गए इसके ऊपर। अब दोनों को पता लगा भाई ये भी इसके पीछे, ये भी इसके पीछे है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन खराब हुआ। ठीक है, तो जब ये पढ़ाने जाए क्लास के अंदर तो ये रमेश सर की बुराई करेगा, जब ये क्लास के अंदर पढ़ाने जाएगा तो सुरेश सर की बुराई बुराई करेगा। लेकिन इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है?
वो इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। तो आपका जो को रिलेशन प्रॉब्लम है, जो आपके जो मेंबर्स हैं साथ में, आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो वो भी आपके एक टीचिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, रिलेशन आपका अच्छा रहना चाहिए। अच्छा रिलेशन नहीं है तो ये आपके टीचिंग को इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। चलिए, वैसे ही अगर मैडम है तो मैडम के साथ आपका अच्छा रिलेशन हो जाएगा, तो आप अच्छे से फिर पढ़ा पाओगे। तो ये चीज है। चलिए आइए नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन मीडियम ऑफ टीचिंग। तो आप जिस भी मीडियम में पढ़ाओगे तो वो मीडियम जो है वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे को हिंदी में समझ आता है तो आपको हिंदी में समझाना चाहिए उसको, किसी को इंग्लिश में समझ आता है तो इंग्लिश में समझाना चाहिए आप लोगों को। जैसे पंजाबी में जाओ, पंजाब में जाओगे आप लोग, तो वो कौन सा मीडियम यूज करेंगे? पंजाबी यूज करेंगे, ताकि उन लोग को अच्छे से समझ आए। जैसे ही अगर आप बिहार के अंदर आओ तो भले ही कंटेंट जो है वो हिंदी के अंदर होगा, बट वहाँ पे उनकी जो बिहार की लैंग्वेज है उसको समझाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए, फिर इसके बाद डिसिप्लिन आपका क्लासरूम के अंदर अच्छा होना चाहिए और इंडिविजुअल वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से भी आपका टीचिंग के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की क्या होनी चाहिए टीचर, टीचिंग के लिए? तो टीचर होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए, मतलब मैं, आप और ये हो गया सब्जेक्ट या सिलेबस। तो जब मिल बैठेंगे तीन यार, टीचर, लर्नर और सब्जेक्ट या सिलेबस, और सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर स्टूडेंट के बीच में, और डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को ही पता होगा। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर। चलिए, ये है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, कि लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या 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 हो सकते हैं। एक एडोलसेंट लर्नर का मतलब कि किशोर अवस्था का है, और एडल्ट का। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज करेंगे इसको अकेडमिक के तरीके से, कि जब उसका अकेडमिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सोशल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एक एडोलसेंट पर्सन का, इमोशनल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और कॉग्निटिव मतलब मेंटल लेवल पे उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इन चारों लेवल को हम लोग एक एडोलसेंट के तरीके से समझेंगे और एक एडल्ट के तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एडोलसेंट। अब ना आप अपने आप को इस एज में रखो कि आप लोग ना 15 से लेके 18 साल के एज में हो। इस एज में रख के अपने आप को ये टॉपिक समझो, बहुत इजी समझ आता है, कुछ है ही नहीं। देखो, सबसे पहले हम लोग जो है वो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। किसका देख रहे हैं हम? एक एडोलसेंट लर्नर का। ठीक है, मतलब कि एक बिलो 18 ईयर्स पर्सन का, एक बॉय का हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो जब वो पढ़ेगा तो किस किस तरीके से पढ़ेगा, कैसे कैसे इसको चीजें समझ आएंगी, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसको एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग देखो। इसके अंदर स्टूडेंट को अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाओगे, ठीक है, स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाओगे तो वो इजिली सीख सकते हैं। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका जो है वो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप यूज करोगे बच्चों को सिखाने के लिए, तो वो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अगर आप लोग सिर्फ ये रिटर्न रिटर्न तरीके से ले जाओगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनको समझ नहीं आएगा जब तक उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके ना बताओ। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकली अप्रोच ना बताओ। तो ये चीज होगी आपकी पहली। दूसरी चीज, जो एक बच्चा रहता है ना, वो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। जैसे आप लोग भी होगे स्कूल में, तो क्या होता है, एक बच्चा क्या कहता है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मेरे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए सर। ठीक है, मुझे 100% लाना है। नो मैटर क्वेश्चन, मुझे उस सिलेबस में, उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट के अंदर कुछ आए ना आए, ठीक है, कुछ मुझे समझ आया ना आया हो, लेकिन सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट इंप्रूव हो पाए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, जो स्टूडेंट है, ठीक है, एडोलसेंट एज में, उसका फोकस किसके ऊपर है? रिजल्ट के ऊपर फोकस है। मतलब कि मुझे 100% लेना, जितने ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स में ला सकता हूँ, भले मुझे कुछ समझ ना आया सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, बट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसको पढ़ के मैं अच्छा मार्क्स ले सकता हूँ। तो उनका जो एम रहता है वो रिजल्ट पे रहता है, लर्निंग पे नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। फिर अ चाइल्ड इज फोकस्ड ऑन रिजल्ट, और रिजल्ट्स, स्टूडेंट को लगता है कि जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ना है, बाकी चीज से रिलेशन नहीं रखना उन्होंने। ठीक है, तो चाइल्ड को अगर आप पिक्चर दिखा के या कुछ आप कंपैरिजन करके बताओ अपने लेक्चर्स के अंदर, तो उसको अच्छे से समझ आएगा। तो ये चीज है आपका। तो हमने क्या देखा, एक एडोलसेंट जो होता है उसके
एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा भाई, ये जो दूसरे के बिहेवियर होते हैं, जैसे दो स्टूडेंट है, एक हो गया अंकुर, एक हो गया मनोज। मनोज जो है खूब जो है एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, और लंच के अंदर अच्छा खाना लेके आ रहा है, अच्छे शूज पहन के आ रहा है, बालों में जेल लगा के आ रहा है स्कूल के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ है अंकुर। अंकुर देख रहा है यार, ये मनोज तो रोज जेल लगा के आ रहा है, बाल खड़े करके आ रहा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, शूज पहन के आ रहा है अच्छे से, रीबॉक के, एडिडास के, शर्ट काफी अच्छी महंगी पहन के आ रहा है। तो वो भी घर पे जाएगा अंकुर, मम्मी मम्मी मुझे भी शूज चाहिए एडिडास के, रीबॉक के, मुझे भी खाने में जो है सैंडविच चाहिए, ये रोटी वो सब्जी वगैरह नहीं चाहिए, और मुझे क्या कहते हैं अच्छी शर्ट चाहिए। तो क्या होता है कि उस एज में, एडोलसेंट एज में, आप दूसरों के बिहेवियर से, दूसरों को देख के बेसिकली जल्दी सीखते हो, उससे प्रभावित होते हो, ठीक है। तो दूसरे के बिहेवियर या रहन सहन से आप बहुत जल्दी प्रभावित होते हो। तो ये चीज है आपकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी चीज कि जो चाइल्ड होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका सोशल इमेज अच्छा रहे, इसलिए वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे खूब ऑनलाइन रहते हैं, अपना फोटोग्राफ क्लिक करवाएंगे, ऐसे क्या कहते हैं कैमरा से, ठीक है, डीएसएलआर से, फिर उसको अच्छे से एडिट करेंगे, केटीएम बाइक लेंगे, ठीक है, देखा ना आप लोगों ने। तो उसी एज के पर्सन जो है, स्टूडेंट जो होते हैं, वो ये सारी चीजें करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा बड़े हो जाएंगे, आ जाएंगे 26 27 के अंदर, तो वो सारी चीजें खत्म उनकी, ठीक है, उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, इतना ज्यादा चीज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उनको ये सब चीजों करने के लिए टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या करता है, कोशिश करता है कि उसका सोशल इमेज अच्छा रहे, सोशल इमेज अच्छा रहे, तो इसलिए वो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे ये सारी चीजें करता रहता है। ग्रुप फॉर्मेशन जो होता है ना उनका, वो उनके सेम इंटरेस्ट वालों के साथ होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका एक ग्रुप अलग होगा, ठीक है, जो लड़ाई करने वाले बच्चे होंगे वो उनका एक ग्रुप अलग होगा, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होंगे उनका ग्रुप अलग होगा। तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो हैं वो एजुकेशन वाले बच्चों के साथ जाएंगे, या फिर आपका लड़ाई वाले बच्चों के साथ जाएंगे। उनका ग्रुप अलग ही रहेगा, उनका जो मेल जो होगा ना उनके पर्टिकुलर ग्रुप में ही होगा, ठीक है, ये चीज है। तो ये ग्रुप फॉर्मेशन भी उनके सेम इंटरेस्ट वाले बच्चों के साथ ही बनाते हैं, वो दूसरे इंटरेस्ट वाले बच्चों के साथ नहीं बनाते। देखो, चाइल्ड किसी कल्चर को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो अभी के लिए आपका एक ट्रेंड चल रहा है ना, ऑनरी में करके कुछ पिंक कलर वगैरह का कुछ ऐसा है। तो बच्चे क्या करते हैं, उस ट्रेंड को बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, उस ट्रेंड को बेसिकली लाएंगे, पिंक कपड़े पहनेंगे, सोशल मीडिया फोटोज डालेंगे, ये सब चीजें करेंगे वो लोग। तो चाइल्ड जो है किसी दूसरे कल्चर को बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं इस एज के अंदर, ठीक है। और चाइल्ड चाहता है कि सारा का सारा अटेंशन सिर्फ उन्हें मिले, सारा का सारा अटेंशन सिर्फ उन्हें मिले, घर के अंदर या घर के बाहर, किसी और को नहीं, सब उसी के ऊपर फोकस रखे। आप लोगों ने देखा कई बच्चे, मैं जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ था तो आई टुक सम ब्रेक, उसके बाद तो मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था। तो स्कूल के अंदर जब मैं गया पढ़ाने के लिए, कुछ टाइम बाद एक स्टूडेंट था, उसने ना बैंडेज लगा रखा था अपने यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया तुझे, तूने बैंडेज क्यों लगा रखा है यहाँ पे? तो कह रहा सर चोट लग गई। मैंने कहा अच्छा कहाँ चोट लगी, दिखा। तो कह रहा सर कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट लगी। तो मैंने कब लगी, मैंने उससे थोड़ा ना बात की, उस स्पोर्ट्स में ही था तो मैं उसको थोड़ा सा देख रहा था, मैंने कब चोट लगी, क्या दिक्कत परेशानी है। तो फिर ऐसी बात होते होते मुझे पता लगा कि ये बच्चा गलत बोल रहा है। मैंने उसका बैंडेज निकाला तो यहाँ कुछ नहीं था। फिर मैंने उसको पूछा कि वहाँ भाई क्या बात है, क्यों लगा रखा है बैंडेज? कह रहा सर कुछ नहीं, यहाँ से ना थोड़ा अच्छा दिखता है मैं बैंडेज लगा के। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो चाहते हैं कि अटेंशन उनका जो है उनके ऊपर रहे। तो ये चीज है। फिर इनका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपका, उनका मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है। मूड स्विंग कैसे होता है कि मान लो कोई बच्चा है, जैसे आप में से ही आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक बच्चा है वो रो रहा है कि मम्मी मुझे ना केटीएम बाइक चाहिए, केटीएम बाइक चाहिए, 2 दिन से खाना नहीं खा रहा। और दूसरे दिन ही उसको केटीएम बाइक ला के दे दो, वो तुरंत खाना भी खाएगा, सारी चीजें कर लेगा। देखो मूड स्विंग कितनी जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी मूड स्विंग होता है बच्चों का। रो रहा है रो रहा है रो रहा है, 10 रुपए दे दो बेटा चुप हो गया, ठीक है। तो मूड स्विंग यहाँ पे बच्चों का बहुत जल्दी होता है। जो एडोलसेंट लर्नर होता है उनका मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है। चाइल्ड का मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है, कब खुश और कब गुस्सा हो गए आप बोल ही नहीं सकते। तो ये चीज है। इनकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं इनके अंदर एनर्जी बहुत हाई रहती है। जब आप स्कूल्स वगैरह में किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो बच्चों वगैरह को, तो भाई वो करने के लिए एकदम एक्टिव,
उतनी एनर्जी रहती है कि टीचर से पहले स्कूल के अंदर आ जाएंगे, कहीं जाना है तो सुबह सबसे पहले आपका आ जाएगा। तो उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ना बच्चे इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ये दिन पे दिन ये चीज बढ़ती जा रही है। बच्चों को लगता है कि भाई मुझे ये घर वाले, उनको उस टाइम पे ना ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या है, मुझे ना अकेला टाइम चाहिए, मुझे अकेला सेपरेट रूम चाहिए, मुझे खुद का फोन चाहिए, खुद का लैपटॉप चाहिए। मुझे जो है पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं। तो ये इस तरह की थिंकिंग उनके साथ आती रहती है, उस एज में सभी के साथ आती है। आप लोगों के साथ भी आई होगी, सभी के साथ आती है, ठीक है, मेरे साथ भी आई थी। ओके। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो उसको लेके कंसर्न रहता है काफी बच्चे जो हैं एडोलसेंट लर्नर। देखो, मेरा एक कजन ब्रदर है, तो अभी वो छोटा ही है, आपका 16-17 साल का है, 11th-12th में है वो। तो वो क्या करता है अपना ना, उसके ना बियर्ड्स नहीं है, बियर्ड्स बहुत हल्की सी यहाँ पे बीच में जो आती रहती है ना वो है। तो उसको ना बियर्ड चाहिए अपने फेस के ऊपर अच्छा खासा। तो वो हर एक दूसरे दिन क्या करता है, शेविंग करता रहता है ताकि बियर्ड आ जाए। तो वो कहीं ना कहीं अपने फिजिकल डेवलपमेंट को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं, ठीक है। जिम वगैरह देंगे, और इसलिए जो इस एज के बच्चे रहते हैं, 16 to 18 एज के बच्चे, अगर आपका जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो दे मोस्टली कंज्यूम्ड स्टेरॉइड, ठीक है, क्योंकि उनका प्राइमरी गोल रहता है कि बॉडी आपने अच्छी बनानी। ओके, अपना फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं, वेदर इट इज गर्ल और अ बॉय। और उन्हें लगता है कि उनका प्रॉब्लम सबसे यूनिक है, मतलब दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो उन्हीं की है, उससे उनके बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया के अंदर। तो ये बहुत चीज सभी को लगता है कि जो उनकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी है। इसलिए गाना बना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। तो सही गाना है ये, कि भाई प्रॉब्लम आपकी सबसे यूनिक नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और भी लोगों की हो सकती है, कई लोग आपसे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी देते हैं, अगर आप उनको कुछ बोलोगे तो तुरंत रिस्पॉन्ड दे देंगे। अगर आपने एक थप्पड़ मारा उनको, ठीक है, तो वो दोबारा रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट कर देंगे कि भाई दूसरे कल देखते हैं उस टीचर को आज बाहर। तो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देते हैं वो लोग, या स्टूडेंट में लड़ाई होगी तो ये चीज है। तो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी रहता है एडोलसेंट लर्नर में। फिर आ जाओ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कॉग्निटिव इनके माइंड से हम लोग कहीं ना कहीं समझने का कोशिश कर रहे हैं कि इस एज में बच्चों के साथ होता क्या है। देखो, सोशल कल्चरल रिलीजियस चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो भी आपकी सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज हो रहा है, चाहे आपका कोई फेस्टिवल हो रहा है या कोई भी चीज हो रही है, तो उसके अंदर वो इंटरेस्ट लेंगे। कल्चरल कुछ भी चीजें हो रही हैं, उसके अंदर चीज वो इंटरेस्ट लेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। रिलीजियस कोई भी चीजें हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे वो। और आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेंगे, अरे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी को और रहना चाहिए 7 साल में। भले ही उनको सारी चीजें पता नहीं कौन कौन से प्लान पॉलिसीज लेके आए हैं वो, बट उनको अच्छा लग रहा है वो, ठीक है। भले ही अरे यार कांग्रेस को आना चाहिए, अब 4 साल हो गए मोदी जी को, तो वो क्यों आना चाहिए, क्या रीजन है वो नहीं पता कि भाई क्या काम कर रखे हैं उन्होंने। तो ये चीज है, बट वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं इस चीज में। सामाजिक परिवर्तन मतलब सोशल चेंज के बारे में वो बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई जात पात कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में ये लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे वो अपने एक्सपीरियंस से चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो उनको वो सीखना स्टार्ट कर देंगे। अभी उनको लगेगा कि भाई सब बराबर है। इस एज में देखोगे आप कि वो एक जो रिक्शा वाला है उसको भी बराबर मानेगा, जो एक आईएएस आईपीएस है वही बोलेगा कि यार ये कई इस एज के अंदर दोनों तो इंसान ही तो है दोनों, क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जैसे जैसे वो बड़ा हो गया और मान लो वो बन गया आईएएस, ठीक है, वो जो आईएएस बन गया ना, तो वो इस रिक्शे वाले को मुंह भी नहीं लगाएगा, ठीक है। मतलब कि मुंह क्या, इन द सेंस कि सही से उस तरीके से अपना एक आईएएस का ना एक अलग उनका ट्रेनिंग इस तरीके से किया जाता है, उनको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि वो एक डिस्टेंस बना के रखेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। जो भी जाता है उससे डिस्टेंस बना के रखते हैं वो लोग एक तरीके से। कभी अच्छे से आप लोगों से बात नहीं करेंगे वो लोग, कभी सीधे मुंह आप लोगों को जवाब नहीं देंगे। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा उनके। तो वो क्या होता है, आप एज के साथ जाते हो, बट जब आप एडोलसेंट लर्नर में देखोगे तो वो सभी को बराबर मानेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानेगा। तो ये चीज होती है इसके अंदर। चलिए अब आते हैं हम लोग एडल्ट लर्नर की, मतलब कि आप लोग जैसे जो एडल्ट लर्नर हो, तो आपका एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आप लोग एजुकेशन ग्रैब करते हो, कैसे आप लोग एजुकेशन को समझते हो, कैसे एजुकेशन लेते हो। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो टीचर पढ़ाता है ना,
उसमें क्या था कि जो टीचर ने पढ़ाया उसको आप समझ लेना, रट लेना है। इसके अंदर जो आपको टीचर पढ़ाएगा ना, उसके अंदर आप क्या करोगे, चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, जो फैक्ट्स बताया उसको एनालाइज करोगे, ठीक है, और चेक करोगे फैक्ट को कि भाई ये फैक्ट ठीक है नहीं, सर सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, गलत पढ़ा तो नहीं रहे कहीं, ठीक है। तो ये चीज है। आप तो यहाँ पे चीजों क्या करते हो, आप लोग चीजों को देखते हो कि भाई रिलेवेंट है नहीं है आपके स्टडी मटेरियल से जो आपको पढ़ना है, चीजों को फैक्ट्स को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो आप लोग। फिर इसके बाद आप देखते हो कि जो चीज आपको पढ़ाया गया वो रिलेवेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कल की क्लास में किसी बच्चे ने बोलता है सर ये वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे अपना माइंड यूज करना स्टार्ट कर देते हो आप लोग। वैसे ही अगर मैं किसी छोटे बच्चे को पढ़ाता था वो चुपचाप सुनता रहता है मेरी बात, तो ये चीज है। फिर नैरो थिंकिंग जो है वो नॉर्मल थिंकिंग में आ जाती है। और यहाँ पे एक्टिव लर्निंग पसंद करते हैं बच्चे, पैसिव लर्निंग नहीं। एक्टिव लर्निंग क्या, ये इंटरेक्शन के साथ, टीचर के साथ इंटरेक्ट करके कि हाँ सर बताओ कैसे हो सकता है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, लॉजिक बताओ तब हमें समझ आएगा। तो ये चीज है। तो वो एक्टिव लर्निंग पसंद करते हैं यहाँ पे, पैसिव लर्निंग पसंद नहीं करते जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं। चलिए ये तो होगी एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो एडल्ट एडल्ट लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर हो सके। जैसे कि भाई फ्रेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो फ्रेंड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पा रहा। जब भी वो फोन करता है, भाई यार ये प्रॉब्लम हो गई, जरा ये काम कर दियो। अरे ठीक है कर देंगे देखते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हुई नहीं, तो 2 बार 4 बार देखेगा वो, फिर इससे कट्टी ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहेगा जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो ये चीज है। फिर हमेशा वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट हमेशा चाहते हैं। जो भी एक एडल्ट लर्नर है वो रिस्पेक्ट चाहते हैं हमेशा, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे आप लोगों के ऊपर है कि आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो कैसे जॉब ले पाएगा, ठीक है। आपके फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई पढ़ ले, अच्छा बन जाएगा, मेरी तरह बन जाएगा, टीचर सरकारी लग जाएगा, ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फिर आपके जो है रिली जो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आपके रिलेटिव्स के रहते हैं, फूफा जी के, बुआ जी के, ठीक है, मामा के, मामी के, इन सब के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं कि कहीं वो लोग कुछ बोल ना दे, उल्टा सीधा कुछ और ना बोले एग्जाम के बाद क्या ही हो गया। तो इसके अंदर एक चीज और लिख देना यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड एंड योर रिलेटिव्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपका टीचिंग इन्फ्लुएंस होता है, नो डाउट ऑन इट। जैसे आप एडल्ट हुए ना, तो आपके ऊपर, भाई आपको लगे कि यार मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कहीं रह के पढ़ाई कर रहे हो, 10,000 रुपये महीने के खर्च हो रहे हैं, किसान किसान है आपके पेरेंट्स, तो आपको लगे कि कितना मेहनत करेंगे वो लोग, तो इसकी वजह से आपका जो टीचिंग है, जो आपका लर्निंग है, वो इन्फ्लुएंस करता है, आप पढ़ते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर आगे नेक्स्ट इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडल्ट, हमने एडल्ट लर्नर में क्या देखा था कि भाई उनका मूड स्विंग होता रहता है बहुत जल्दी। लेकिन जो एक एडल्ट लर्नर है उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके और उसको अपने हिसाब से डायरेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये चीज है। जैसे आप लोगों ने एक वेब सीरीज आती है यूट्यूब पे ही है, संजीव भैया करके, ठीक है, उसमें उसको आईएएस बनना होता है। उसके अंदर वो अपने इमोशंस को बहुत तगड़ा कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। उसके उसके पापा उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो किसान होते हैं। इवन दो उसकी शादी होने वाली होती है एक लड़की से, तो वो भी वेट कर रही होती है कुसुम से तो वो चीज है, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपना टीचिंग में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहता है, अपने एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, चीजों को पढ़ाई करता है, उधर उधर चीजों पर फोकस नहीं करता। तो ये चीज है। भडाना की नहीं है, संदीप भैया, संजीव नहीं, संदीप भैया है वो, ठीक है, जो एक टीबीएफ का एस्पिरेंट्स है, ठीक है, आईएएस एस्पिरेंट्स करके एक आपका वेब सीरीज है, देखना कभी टाइम मिले तो, अच्छी वेब सीरीज है एक्सपीरियंस, और एक संदीप भैया है, दोनों वेब सीरीज अच्छी है, आप देखना। और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर डर बैठ जाता है, तो जो एक, जैसे कि आप लोगों के अंदर होता होगा, जो एक एडल्ट लर्नर है जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के मन में डर बैठा होगा कि भाई ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना,
ये मेरे बस की बात नहीं है, या मैथ्स जो है मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या है, आपका डर बैठ जाता है किसी सब्जेक्ट को लेकर। तो ये भी आपका एक इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। एंड आप चाहते हो कि हमेशा बेस्ट हो, कि अगर मैंने ये चीज पढ़ा है तो मैं इसके अंदर बेस्ट हूँ, मैंने ये चीज पढ़ा है तो इसके अंदर मैं बेस्ट हूँ। तो आप हमेशा चाहते हो कि आप बेस्ट रहो, सबसे टॉप पे रहो। तो ये आपका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक एडल्ट लर्नर की, तो एडल्ट लर्नर से अगर पूछा जाए कि भाई तू एग्जाम में क्यों फेल हो गया, तो एडल्ट लर्नर बोलेगा कि यार वो ना सर ने अच्छा पढ़ाया नहीं था इसलिए मैं फेल हो गया। वो यार ना वो स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं था, वो एग्जाम से एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं फेल हो गया। बट किसी एक एडल्ट लर्नर से पूछोगे आप कि भाई आप क्यों फेल हो गए, तो आप बोलोगे यार मेरी ना मेहनत इस तरीके बार अच्छे से नहीं हो पाई, ये मेरी कमी रह गई थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हो अगर आप अनसक्सेसफुल हुए तो। सक्सेसफुल हुई है तो खुद, ठीक है। तो अनसक्सेसफुल हुई है तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरी वजह से हुई है। मैं अगर मैं मेहनत करता तो डेफिनेटली मैं क्रैक कर लेता। बट एडल्ट लर्नर जो है वो अपने आप पे लेता है, एडल्ट लर्नर सॉरी, देखो ये रहा एक एडोलसेंट लर्नर और ये एडल्ट लर्नर। एडोलसेंट लर्नर दूसरों के ऊपर अपना अनसक्सेसफुल का धब्बा डालेगा और एडल्ट लर्नर अपने ऊपर धब्बा लेगा उसका, ठीक है। तो ये चीज है। एडल्ट अपने आप को मोटिवेट करके रखता है, ठीक है, मतलब कि कर लेता है। अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो आपकी, यार एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है, मुझे ये शेड्यूल फॉलो करना है। तो आप अपने आप को मोटिवेट करके रखते हो। एंड ऑलवेज विलिंग टू हार्ड वर्क, आप लोग तैयार रहते हो हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है, आपका फैमिली का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है आपका। एंड वॉन्ट्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। और आप लोग अपना काम खुद करना चाहते हो, किसी और के ऊपर आप लोग डिपेंड नहीं होना चाहते। आप लोग चाहते हो कि खुद कर लूं मैं अपना काम। क्यों नहीं होना चाहते? तो आप लोग लगता है पता नहीं वो काम सही से करके देगा या नहीं देगा, वो टाल तो नहीं देगा, तो इसलिए आप लोग खुद अपना काम करना चाहते हो। एंड लव्स टू लर्न न्यू स्किल्स एंड गेन नॉलेज एंड अप्लाई ऑन योर वर्क। तो आप लोग हमेशा इस एज में हमेशा कोई ना कोई स्किल सीखने की आप लोग कोशिश करते हो, नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश करते हो और उसको अपने काम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था आप लोगों के लिए। बाकी कुछ एमसीक्यूज हैं, चलो आओ। अभी तक किसी को क्वेश्चन कोई डाउट है तो पहले पूछो। समझ आया चीजें? समझ आया तो फिर हम लोग एमसीक्यू करें। किसी को क्वेश्चन कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी थी? प्रीवियस क्लास देखी रखी है आप लोगों ने? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो मैंने क्वेश्चंस करवाए, सॉरी प्रीवियस क्लास ली थी, उसके अंदर थे आप लोग? टीचिंग एप्टीट्यूड की सर? हाँ हाँ, एक पिछले संडे क्लास हुई थी टीचिंग एप्टीट्यूड की। नहीं सर, ये तो पहली क्लास है हमारी। अच्छा, तो एक और क्लास इससे पहले हो रखी है, तो उसको देख लेना, ठीक है मनोज और अंकुर। ठीक है, चलिए आइए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट इज द सेकंड लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो आपका सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसके अंदर आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, इंटरप्रेट करते हो, तो वो कौन सा है? नहीं बच्चे आंसर देंगे इसका? चलो चलो, ये सभी सभी आंसर देंगे। क्या बोला है? व्हाट इज द सेकंड, एक मिनट लेट मी यूज। तो व्हाट इज द सेकंड लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी आपका जो है तीन पार्ट में डिवाइड था ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये ये एक तरीके से ऐसे जैसे आपका लेवल ऑफ टीचिंग है ना, उस तरीके से वो भी डिवाइड था। पहले बेसिक लेवल था, फिर ये सेकंड लेवल, ठीक है, मतलब कि अफेक्टिव डोमेन। मैं समझा ही देता हूँ आपको।
ये कौन सा था? मेमोरी डोमेन। और ये आपका टेरिशरी डोमेन। सबसे लेवल ऑफ मतलब कि ये यहाँ पे आप अप्लाई करते हो चीजों को ना, जो भी आपने सीखा है। तो क्या बोला है, व्हाट इज द सेकंड लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी? फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो एंड इंटरप्रेट करते हो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, तो दैट इज एनालाइजेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यस, फर्स्ट का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सेकंड का आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिए। विच कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम टैक्सोनॉमी involves the ability to mentally break down concept into simpler parts and understand their relationship? हाँ, पहला कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ये तीन डोमेन होते हैं आपके। देखो, ये पहला होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा साइकोमोटर डोमेन। तो इन कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मेंटली ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट इनटू सिंपलर पार्ट्स एंड अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप। और उसके रिलेशन को समझना किसमें करते हो आप लोग? यस, ठीक है, तो दैट इज नॉलेज, नॉलेज के अंदर आप लोग करते हो। चलिए, विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन इन अ न्यू मीनिंगफुल वे, ऑफन इन्वॉल्विंग कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट? चलिए, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। बताया भी मैंने, आज ही क्लास में बताया ये मैंने आज ही क्लास में भी आप लोगों को बताया। चलिए भाई, आंसर दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखो क्या बोला है, विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी एबिलिटी यूज इंफॉर्मेशन इन अ न्यू मीनिंगफुल वे। मतलब जैसे मान लो आप लोगों ने कोई एक चीज है, ठीक है, कोई चीज आप लोगों ने की, आप लोग गए रनिंग करने के लिए। मैं लेट्स अज्यूम मनोज गया रनिंग करने के लिए। और रनिंग करने के लिए गया और उसको 1600 मीटर जो है वो 6 मिनट के अंदर रनिंग करना है। 6 मिनट के अंदर रनिंग करना है। मनोज जब रनिंग करने गया पहले दिन, तो मनोज को पता चला कि यार मेरे अंदर ना ये गलती हो रही है मेरी, कि अगर मेरा आर्म मूवमेंट जो है वो अगर सही हो जाए, लेग की जो प्लेसमेंट है वो मैं थोड़े अपने जो स्टेप्स है वो बड़े रखूं, तो मैं थोड़ा शायद से 6 मिनट के अंदर रनिंग कर पाऊँ, जहां वो 6:15 में कर रहा था पहले। ठीक है, अब उसने एनालाइज कर लिया कि अगर मैं ये चीजें इंप्रूव कर लूं तो मैं 6 मिनट के अंदर रनिंग कर सकता हूँ 1600 मीटर। तो क्या हो गया, प्रीवियस नॉलेज, देखो, एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन इन अ न्यू मीनिंगफुल। तो ये इसको न्यू इंफॉर्मेशन पता चली, ठीक है भाई, कि आर्म मूवमेंट अच्छे करना है, लेग को अच्छे तरीके से प्लेस करना है। तो एक मीनिंगफुल, न्यू और मीनिंगफुल मतलब इसको पता चला। और इसको इन्वॉल्व करके, कंबाइन करके, उसने जब रनिंग करने गया दोबारा, ये अब जब रनिंग करने गया तो उसने आर्म मूवमेंट अपना अच्छा रखा, लेग प्लेसमेंट अच्छा रखा, तो 6 मिनट के अंदर उसका टाइम ड्यूरेशन आ गया। ठीक है, 6 मिनट जब टाइम ड्यूरेशन आ गया तो उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट को आप लोग क्या बोलोगे? उसको आप लोग सिंथेसिस बोलोगे। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे इवेल्युएटिंग आता ना, इवेल्युएटिंग, तब आप लोग एप्लीकेशन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे सिंथेसिस हो गया। सिंथेसिस मतलब क्या हो गया कि आपने कोई भी जो चीज सीखी, उसके अंदर सीखने के बाद उसके अंदर आप अपने तरीके से उसको सीख अंडरस्टैंड करोगे और उसको अप्लाई करोगे। और अप्लाई करने के बाद आपको एक नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और उस नया इन्फॉर्मेशन में जब उसको ऐड करोगे ना, तो उसको सिंथेसिस बोलते हैं। ये चीज है।
बाकी आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा बेटा, ठीक है, थर्ड का। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which level of Bloom taxonomy involves the ability to judge the value of information argument based on criteria and standards? Which level of Bloom taxonomy involves ability to judge the value of information or arguments based on criteria and standards? चलो भाई सभी आंसर दो। यस, तो इसमें क्या बोला है, एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। तो आप इसको इवेल्युएशन के बेस्ड पे जज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फोर्थ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। At which level Bloom taxonomy are tasks typically characterized and recalling factual information and demonstrating basic understanding? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन में जो भी चीजें आप लोगों ने सीखी है रिकॉल करके उसको बेसिकली अप्लाई करते हो एप्लीकेशन में, ठीक है। जो भी चीज आपने अंडरस्टैंड करी है उसको डेमोस्ट्रेट जो है वो आप एप्लीकेशन में ही करते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग? तो लो आपका आ गया ये MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग या मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग का इनमें से प्राइमरी फोकस क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉन्सेप्ट, अप्लाइंग नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, या फिर सिंथेसिंग आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अब इसका राइट आंसर देने लगे, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। जो चीज नहीं पढ़ोगे तो वो कैसे दोगे राइट, ठीक है, आंसर का कैसे दोगे राइट? यस करेक्ट। इसका 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। चलिए आइए नेक्स्ट पे। जरूर देख लेना, जो नहीं देखी पहली क्लास जरूर देख लेना आप लोग। एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ learning, students are expected to, so ULT, at understanding level of learning, students are expected to memorize facts and data, explain concept and ideas in their own words, critically analyze and evaluate arguments, create new theories and hypotheses. Understanding level of teaching. यस, बिल्कुल करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट आइडियाज इन देयर ओन वर्ड्स, ठीक है। ये आपका ULT, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग या टेरिशरी लेवल ऑफ लर्निंग को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? मेमोराइजिंग एंड रीऑरिजिनेटिंग इंफॉर्मेशन, डेमोस्ट्रेटिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, engaging in self-assessment and introspection, collaborating with peers to solve complex problems.
देखो इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो भाई सभी आंसर दो इसका। देखो क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग में ना क्या बोला है, टीचिंग के अंदर मैंने आपको बताया था, लर्निंग के अंदर आप डिपेंड नहीं रहते किसी के ऊपर एक्सेप्ट टीचर। वो भी कौन से लर्निंग में, जो आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग होता है। जब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग की बात आ गई, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात आ गई, तो आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होगे इसके अंदर, किसी के ऊपर भी, चाहे आपका फ्रेंड हो चाहे आपका टीचर हो, किसी के ऊपर आप लोग डिपेंड नहीं होगे। तो इसमें क्या होगा, क्या बोला है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग को डिस्क्राइब करता है। मेमोराइजिंग एंड रीअर्जिनेटिंग, और ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं करते आप, ठीक है। इंगेजिंग इन सेल्फ असेसमेंट एंड इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आप अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करते हो और इंट्रोस्पेक्शन करते हो, मतलब खुद से बात करते हो। एक मिनट, सेल्फ असेसमेंट करते हो, इंट्रोस्पेक्शन करते हो। चलो आप लोगों को पहले बताता हूँ मैं डी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है। कोलैबोरेटिंग विद पीयर्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो आप लोग अपने जो ग्रुप है उसमें नहीं जाओगे अपने जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, खुद की है, आपने खुद करना है इसको, ठीक है, खुद करना है, ग्रुप में नहीं जाओगे। आपने बस एक वर्ड देखा, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यहीं से आप लोग इसका आंसर देने लगते हैं, ठीक है। चीजों को समझो पहले। जब भी कोई चीज आप लोग, मुझे एक चीज बताओ कि जो भी अभी तक इन्वेंशन हुई हैं, तो वो इन्वेंशन करने के लिए क्या साइंटिस्ट जो है अपने दोस्तों के पास भागे हैं, एक अपने ग्रुप में किसी के पास भागे हैं, भाई यार बता इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, खुद ही करता है ना। एक जो रिसर्चर होता है, जब वो एक टॉपिक डिसाइड करता है रिसर्च करने के लिए, तो क्या अपने दोस्तों के पास जाता नहीं, खुद रिसर्चेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। खुद जाएगा वो सारी चीजें करेगा, दोस्तों के पास नहीं जाएगा, वो अपने ग्रुप के पास नहीं जाएगा वो। तो इसके अंदर आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हो कि यार हाँ इसको इस तरीके से करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, इस तरीके से करना चाहिए था, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाता तो ये हो जाता, ऐसा करना चाहिए था। तो आप इसमें सेल्फ असेसमेंट और इंट्रोस्पेक्शन करते हो खुद का, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ आया सी क्यों इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड एट द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। प्राइमरी पर्पस क्या है असेसमेंट का मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। encouraging critical thinking analysis, measuring recall and recognition of information, थर्ड है assessing the ability to create innovative solution, और डी है आपका evaluating communication and teamwork skills। चलो आंसर दो इसका। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग MLT। यस बहुत इजी क्वेश्चन है ये भाई। रिकॉल और रिकॉग्नाइज करते हो आप इंफॉर्मेशन को, ठीक है। क्रिटिकल इवेल्युएशन, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होती नहीं यहाँ पे। इनोवेटिव सोल्यूशन आप लोग करते नहीं हो। इवेल्युएटिंग कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स ये भी नहीं है आपका, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टूडेंट इज ऑपरेटिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग दे आर मोस्टली लाइक टू, तो ये आपका ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से आ गया। Memorize definition and formulas, apply learned concept to solve practical problems, reflect on personal experience and emotions, challenge existing theories and paradigm। यस तो इजी क्वेश्चन है ये, 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा।
ठीक है, तो यस, बस आज की क्लास में इतना ही था आप लोगों का।